साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट विज्ञान विषय के सेट 2 का आंसर का पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का समय अब बहुत नजदीक आ गया है। आप लोगों को पता भी होगा कि 1 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों के लिए जैक बोर्ड के द्वारा 5 मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और ये सभी मॉडल सेट के प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग को पता भी होगा कि इस बार आप लोगों का OMR सीट पर पहला जो टर्म का जो एग्जाम है, आप लोगों का 2 टर्म एग्जाम होगा, उसमें से पहला टर्म का जो एग्जाम होगा OMR सीट पर होगा। उसमें थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं, एक जगह पर बी ऑप्शन में अगर क्लिक कर देते, मैंने टिक आउट कर देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको 1 नंबर कट जाएगा। इसी तरह से 40 नंबर के आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, बिल्कुल इसमें गलत नहीं करना है। तो आइए हम आप लोगों को समझाते हैं कि साइंस विषय का मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लोग बनाइएगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट तो जारी कर दिया गया था, 5 मॉडल सेट, लेकिन उसका आंसर नहीं जारी किया गया था। तो उसका आंसर सेट हम तैयार करके PDF के रूप में अपना YouTube चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं और जिनको नहीं मिला होगा वो हमारे WhatsApp नंबर से क्या बोलते हैं उसका नंबर जो आंसर शीट है वो आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हम सभी विषय का मॉडल सेट का क्वेश्चन जो है बनाए हैं, हमारे आंसर सेट हम जारी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे विज्ञान विषय हो गया, विज्ञान विषय में सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 सभी का 400 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको बना दिए हैं। जैसे कि यहाँ इधर क्वेश्चन नंबर हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, ये दूसरा सेट। इसी तरह से सभी विषय का, जैसे कि नीचे अगर हम आते हैं इस PDF में आपको फिर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका अंग्रेजी का भी आपका क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पे टोटल 5 सेट का, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सबका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं और इसको मैं बिल्कुल अब बिना देरी किए आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। आप लोगों को जोर शोर से तैयारी करना है। तो चलिए अब हम आप लोगों को विज्ञान विषय के सेट 2 आप लोग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं विज्ञान विषय का सेट 2 का क्वेश्चन आंसर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f हो तथा वक्रता त्रिज्या r हो ना, तो क्या होता है। तो हम आप लोगों को मॉडल सेट पहला में भी समझाए थे। अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं मॉडल सेट पहला का, तो आप लोग उस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसमें भी है। पहले भी हम बताए हैं कि जितना भी क्वेश्चन जैसे मॉडल सेट 1 है ना, उसी के आधार पर पूरा टोटल क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए पहला वीडियो अगर आप लोग हमारा नहीं देखे हैं सेट 1 का, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा फटाफट हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय नहीं बचा हुआ है। फटाफट आप लोगों को तैयारी करना है, एक विषय का नहीं बल्कि टोटल विषय का, और टोटल विषय का आंसर सेट का पूरा डिटेल, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सबका हम 5 दिनों के अंदर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अगर पहला बार देख रहे हैं, YouTube मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक के विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा मॉडल सेट का हम पूरा डिटेल हम अपना वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे पीछे हमारा यहाँ पे सामने, कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f हो और वक्रता त्रिज्या r हो ना, तो क्या होगा। तो देखिए f बराबर r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, r/2, और r बराबर हम लोग कह सकते हैं 2f। r जो होता है ना f का दुगना होता है और f जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। इसलिए आंसर यहाँ पे देखिए, हम लोग ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कि r बराबर f/2, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि r जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है, तो ये गलत हो गया। चाहे फिर हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बी में लिखा हुआ कि f बराबर r/2, f बराबर r/2, यानी कि ये जो है सही ऑप्शन है। ये क्या है, सही ऑप्शन है। आप इसमें टिक आउट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग सभी को जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा होना चाहिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरा सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग इस सेट मॉडल सेट से समझ जाइए बच्चों कि आप लोगों को सबसे पहले फिजिक्स से पूछा जाएगा। फिजिक्स में भी पार्ट 10 और पार्ट 11 से, इसके बाद केमिस्ट्री से, इसके बाद बायोलॉजी से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी सही होगा, यानी कि हम लोग बी में इसका भी टिक आउट कर सकते हैं। आप लोग टिक आउट बी में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि वाहन के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब कि गाड़ी में जो ड्राइवर होता है उसको पीछे देखने के लिए कौन से उसके बगल में दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गाड़ी में क्या होता है कि पीछे देखने के लिए ज्यादा उसको छोटा सा ऐनक जरूर रहता है देखने के लिए, लेकिन पीछे बहुत सारा उसको क्षेत्रफल दिखे, मैंने बहुत ज्यादा दूर तक उसको दिखाई दे, चाहे एक साथ 2-3 गाड़ी आए तो दिखाई दे। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है ना वो बहुत अधिक होता है, एक साथ बहुत सारा वस्तु को उसमें हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए ना वाहन के पथ दृश्य दर्पण के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें भी हम लोग क्या में क्लिक करेंगे, तो उत्तल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी कि अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें सब बी सही था। आप लोग आराम से मॉडल सेट में बी में टिक आउट कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस हम लोग जानते हैं बच्चों, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस ना, तो उसका कह रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ होता है ना जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए लेंस जो होता है वह पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, उसी के आधार पर हम लोग आंसर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जल भी पारदर्शी है, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, लेकिन ये मिट्टी जो होता है वह पारदर्शी नहीं होता है। यानी कि लेंस का प्रयोग जो है हम लोग मिट्टी से बना, हम लोग लेंस का बनाने में इसका हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, मिट्टी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिट्टी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग मिट्टी में टिक आउट कर लेते हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर में कौन में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 6ठा नंबर में देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो वर्चुअल इमेज होता है बच्चों वो हमेशा बनता है सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। आप लोग दर्पण में पढ़े होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में, तो उसमें देखे होंगे कि हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ए में आप टिक आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो, f मतलब कि फोकस दूरी ना, f का मान 12 सेंटीमीटर है, तब r का मान क्या होगा। तो चलिए अभी आप पहला क्वेश्चन देखे थे ना, f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है, दुगना होता है। यहाँ पर f के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो इसलिए 12 में अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होता है, दुगना होता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। f और r से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कि f बराबर अगर मेरा 12 है तो r बराबर दुगना होता है, इसलिए 2 में f से गुना करें, यानी कि 12 दूनी की 24, यानी कि इसका भी जो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा पहला सही। कौन सही हो जाएगा, पहला। तो 7 तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कहां चलते हैं, 8 में चलते हैं। अगला आप लोग मॉडल सेट का
पेज नंबर 2 में चल जा सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि वाहन मतलब हो गया गाड़ी, जैसे कि बस, ट्रक, जितना भी वाहन हो गया, रेल को भी हम लोग कह सकते हैं। वाहन के अग्रदीप मतलब कि गाड़ी के अगला जो लाइट जो रहता है ना, करा कि अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 दर्पण का नाम दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, ये सब चीज फटाफट याद हो जाएगा। ऐसे भी माइंड में सेट कर लीजिए कि आपके पास अगर गाड़ी है, बाइक है, मोटर है, बस है, तो उसमें अगला दर्पण में क्या लगा हुआ है, आगे और एक ये ड्राइवर के बगल में। तो ड्राइवर के बगल में आप लोग समझ गए हैं कि उत्तल रहता है। अब यहाँ पे जानिए कि कौन सा रहता है। तो देखिए वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अवतल दिया हुआ है, उत्तल दिया हुआ है, समतल दिया हुआ है। तो एक चीज हम पहले नंबर में कह देंगे कि अवतल, उत्तल और समतल का उपयोग जो है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग याद कर लीजिए। यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है कि आप लोगों को परीक्षा में आने वाला है। तो जैसे अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के अग्रदीप के, यानी कि जो लाइट होता है उसमें इसका उपयोग होता है। फोकस देखिए गाड़ी में पूरा फोकस मारता है, मैंने पूरा दूर तक जाता है, तो इसके लिए दर्पण का कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण में टिक आउट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए कि गाड़ी है भाई, तो गाड़ी में आगे कौन सा मतलब लाइट में कौन सा रहता है, तो अवतल रहता है। गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो रहता है कौन रहता है, उत्तल रहता है। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं कि सैलून में कौन दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है ना। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा दर्पण से समतल दर्पण, चेहरा देखने के लिए घर में जो हम लोग यूज करते हैं, समतल दर्पण का भी यूज करते हैं। इस टाइप से हम लोगों को याद करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, करा कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु ना, आप लोग को थोड़ा हम स्पीड पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम आप लोगों को टोटल मॉडल क्वेश्चन को समझा दें ना। अगर समझ में नहीं आए तो हमसे आप संपर्क करके बाई फोन से भी हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैथ साइंस में कहीं भी कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। करा कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अगर अवतल दर्पण है ना, अवतल लेंस है, उसके सामने अगर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब सदैव मतलब कि कैसा होता है। तो देखिए कह रहा है कि आभासी और सीधा, वास्तविक एवं सीधा, और काल्पनिक एवं उल्टा, और वास्तविक एवं उल्टा। तो याद रखिए कि अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और सीधा होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है सही। क्यों सही है? ए सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर मात्रक है माने किसका मात्रक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस की शक्ति का, विभेदन क्षमता का। याद रखिए कि इसका जो डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर को शॉर्टकट में हम लोग डी से दिखाते हैं ना, इसका मात्रक जो होता है लेंस की शक्ति का मात्रक होता है ना। लेंस की शक्ति यानी इसको पी भी कह सकते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। इसको हम लोग डी से भी दिखा सकते हैं। क्या से दिखा सकते हैं? डी से भी दिखा सकते हैं। याद रखिएगा कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डायोप्टर को हम लोग डी से दिखाते हैं, बड़ा वाला डी से दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि डी क्षमता वाले ना, 2D क्षमता वाले, यानी कि P का मान दिया हुआ है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फोकसांतर यानी कि F का मान क्या होगा? तो याद रखिए कि एक फॉर्मूला है ना, उसको कहते हैं P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। इसी के अनुसार हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। तो P बराबर 1/f होता है। तो अगर हम लोग F बराबर लिखें तो 1 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को F का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? F का मान निकालना है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि F बराबर 1/P लिख सकते हैं। अब देखिए 1 है 1 और P का मान दिया हुआ है 2D दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 और 2D। अब D को हम लोग मीटर में है, लेकिन हम लोगों को क्या में आंसर दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे और 100 में जब हम लोग यहाँ पर 2D यानी कि 2 से जब भागा देंगे ना, देखिए यहाँ 100 में ये जो P का मान 2 है, इसे जब भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा?
50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। समझ गया ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, याद रखिए कि यहां तक अभी तक जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से पूछा गया, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को उसके जस्ट अगला चैप्टर रंग बिरंगा संसार, यानी कि आई वाला जो आंख है, आंख वाला जो चैप्टर है 11 नंबर फिजिक्स का पार्ट नंबर 2, माने पार्ट नंबर 2 कहें चाहे पार्ट नंबर 11 विज्ञान विषय का कहें, उससे आप लोगों को पूछा जा रहा है। इसको इस तरह से माइंड में सेटअप रखिए कि परीक्षा में जाने के बाद 5 मिनट में फटाफट आप लोग आंसर क्या बोलते हैं क्वेश्चन में टिक आउट कर लीजिए। इसके बाद जो भी टाइम लगे वो गोला करने में लगे। क्वेश्चन को आप देखते के साथ याद कर लीजिए कि अभी तक जो क्वेश्चन, देखिए इस मॉडल सेट से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो लगभग उस चैप्टर से पूछा गया। अब यहाँ से आंख वाला चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए आराम से। कह रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आइरिस दिया हुआ है, पुतली दिया हुआ है, कॉर्निया दिया हुआ है, परितारिका दिया हुआ है। तो आंख के बारे में पढ़ लीजिए कि आंख में कौन सा लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। आंख के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। इसी तरह से देखिए कि आंख के जो रंगीन भाग है ना, क्वेश्चन नंबर 12 उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आंख के रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इसलिए हम लोग किसमें टिक लगाएंगे? आइरिस में टिक लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है। तो आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर, इसको याद रखना है फटाफट ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मानव के नेत्र के जिस भाग पर, देखिए आ गया क्वेश्चन, यहाँ भी आ गया कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो याद रखिए यहाँ भी जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो किस पर बनता है? अभी तुरंत बताया कि दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा। माने हम लोगों के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर, या रेटिना भी हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर देंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी कि 14 में। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है आप लोगों को केमिस्ट्री से स्टार्ट हो गया, यानी कि विज्ञान किताब जैसे उलटिएगा, जो पहला पार्ट है ना रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर से अब आएगा, यानी कि पार्ट नंबर 1 से केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। अभी से ही माइंड में सेट कर लीजिए कि हमारा 1 से लेकर के 13 तक जो आएगा क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, और 13 के बाद जो 14 से जो स्टार्ट होगा वह केमिस्ट्री बुक से स्टार्ट होगा ना, याद रखना है। तो ऐसे और आप लोगों को बनाने में आसानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 में दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। याद रखिए यहाँ पे करा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि दिया हुआ है कि 2NaHCO3 एरो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे देखिए संयोजन कर रहा है, तो संयोजन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहिए क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ एक यौगिक है, यह यहाँ पर 3 गो में टूट जा रहा है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में। तो यहाँ पर संयोजन नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो और आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हो क्या रहा है। तो कह रहा है कि वियोजन, तो वियोजन बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टूट रहा है, 3 वो चीज में टूट रहा है ना, Na2CO3 H2O और फिर CO2 में। फिर कह रहा है विस्थापन, विस्थापन भी नहीं हो रहा है, द्विविस्थापन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? हमको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यहां से देखिए एक बैलेंस करने के लिए पहले बनाने के लिए आता था, अब चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आना है, OMR शीट पर आप लोगों को बनाना है, तो उसी टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है। लेकिन इसको आप लोग रफ में भी करके देख सकते हैं, और नहीं तो आपको दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को बराबर करने के लिए ना। संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आप लोगों का समीकरण दिया हुआ है। पहला जैसे कि Na2O प्लस H2O एरो NOH, इसमें हमको देखना रहता है कि दोनों तरफ, यानी कि जो इधर जो हो गया, क्या बोलते हैं, इधर साइड जो हो गया ना, जिसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ये जो आपका जो साइड है
ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा लिख करके आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो गया LHS साइड, यानी कि इसमें जो होता है ये अभिकारक होता है, इधर होता है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के जो तत्व का जो परमाणु संख्या है वो बराबर होना चाहिए। तो आप इसको अलग से इसको आप लोग बना सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे करके एक कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पे आप तत्व का नाम कर दीजिएगा, यानी LHS RHS, और देखिए परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है, तो आप उसको बनाइएगा ना। अगर आपको दिक्कत होता होगा तो आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। तो चलिए इसमें हम आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इधर से गिनना है, जैसे कि Na2 यहाँ पे 2 गो है, लेकिन यहाँ पर Na क्या गो है, 1 गो है, इसलिए बराबर नहीं है। इसको हम लोग काट भी सकते हैं कि पहला जो है गलत है, गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब दूसरा में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो दूसरा भी देखिए, यहाँ पे O जो है 3 गो है, यहाँ पे 3 दूनी के 6 गो, यहाँ भी 6 गो, ये तो बराबर है। लेकिन L यहाँ पर है आपका 4 गो, और यहाँ पे देखिए यह भी 4 गो है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि O हो गया 4 गो। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6 गो, यानी कि ये आपका ये भी सही नहीं है, यानी कि बी भी गलत होगा। इसी तरह से सब आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो डी जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का डी जो ऑप्शन है सही है। कहीं कैसे सही है, यहाँ देखिए Zn एगो, यहाँ भी Zn एगो, यहाँ पे S देखिए तो एगो है, यहाँ पर O 4 गो, तो यहाँ भी 4 गो है, Cu एगो तो Cu एगो, यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यह संतुलित समीकरण है, यानी कि डी ऑप्शन जो है क्या है आपका सही है ना। ऐसे आप लोग इसका पूरा डिटेल बढ़िया से पढ़ करके समझ ले रहिएगा तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 16 में। 16 में करा कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। यहाँ पर उपचयन भी पूछ रहा है और अपचयन भी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको जो यहाँ पे PbO प्लस Cu प्लस Pb प्लस CO, यहाँ पे 2 गो चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक का उपचयन हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी जो है सही होगा। यानी कि 17 में करा कि विकृत गंधिकता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। ध्यान से देखिए, विकृत गंधिकता मतलब कि जैसे कोई भोजन वगैरह हो गया, छोड़ दिया जाता है, तो 1-2 दिन के बाद देखिए उसमें गंध आ जाता है। क्या आ जाता है, गंध आ जाता है, गमकने लगता है, जो कि हम लोग को खिलाता नहीं है। तो इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा ऑप्शन है अपचयन, फिर विस्थापन, फिर लिखा हुआ है विस्थापन ही लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो सही जो होगा वो उपचयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, उपचयन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है से आपका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 18 में कराया चूने से सफेदी करते समय। चूना देखे है ना, जो घर में पोचारा वगैरह कभी जब यूज जब किया जाए, तो वाल पुट्टी का जमाना आ गया, वाल पुट्टी भी चूना का ही रूप है ना। तो चूना जो होता है, कह रहा है कि चूना से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। चूना में देखे होंगे कि जैसे ही चूना में आप लोग पानी डालिएगा ना, जो आप लोग पुचारा करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं, जैसे ही पानी डालिएगा ना तो उसमें ऊष्मा निकलने लगता है, पूरा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वह कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो ऊष्मा क्षेपी संयोजन, यानी कि कह रहा है इसमें से कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा क्षेपी संयोजन, ऊष्मा शोषित संयोजन और ऊष्मा क्षेपी संयोजन, देखिए और फिर लिखा है ऊष्मा क्षेपी संयोजन। तो गलत से ऑप्शन जो है बहुत एक ही चीज सब में दिया हुआ है ना, डोंट माइंड, उतना मतलब टेंशन नहीं लेके चलना है। क्या कीजिएगा, छापने वाला भी मिस्टेक करता है, हम लोग से भी हो सकता है कभी कभी मिस्टेक, आपसे भी हो सकता है, लेकिन आपसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 40 में 40 क्वेश्चन को सही करना है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या किया है कि तीनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी संयोजन ना। ऊष्मा शोषी में होता है कि ऊष्मा को लेना, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा दे रहा है ना, माने निकल रहा है ना, इसलिए ऊष्मा क्षेपी संयोजन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। क्या हो जाता है, धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या द्विविस्थापन ना। तो याद रखिए कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापित कर देता है, पहले वाला रंग को विस्थापित कर देता है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, यानी कि विस्थापन में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो देखिए मिथाइल जो है यह प्राकृतिक सूचक नहीं है, फेनोल भी नहीं है, लिटमस पत्र के नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे 20 नंबर में, यानी
यानी कि 20 नंबर में हम लोग जो है जो टिक आउट करेंगे सी को टिक आउट करेंगे, क्योंकि लिटमस को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे कि हल्दी हो गया, ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है ना। बहुत सारे जैसे गंधीय सूचक में भी आता है ना, तो प्राकृतिक सूचक जो है इसमें से क्या कहलाएगा, लिटमस कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 में, क्या में चलते हैं 21 में, कहा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, लाल नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका C6H12 और O6 ये ऑप्शन आपका सही है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 21 है उसमें हम लोग जो टिक आउट करेंगे ना, डी में टिक आउट करेंगे। कौन में करेंगे, डी में टिक आउट करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर कितना में, 22 में। तो 22 जो ऑप्शन जो सही है आपका सी सही है ना, तो सी में हम लोग टिक आउट करेंगे CuSO4 × 5H2O ना, इसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में ना, जो आग कहीं लगा हुआ रहता है उसको बिताने वाला यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए कि यहाँ पर NaHCO3 का उपयोग किया जाता है, किसमें, अग्निशामक में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है से सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, कहा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ना, याद रखिए 24 में कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन को पहले बढ़िया से पढ़िए। जैसे कि पहला है कि उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहता है, या फिर दिया हुआ डी में उदासीन हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि ए सही होगा, क्योंकि 7 से कम किस में है, यानी कि 2 वाला में, यानी कि ए जो है से क्या होगा, सही होगा। यानी कि ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना में, तो 26 में। देखिए 26 में देखिए आप लोगों को एक फोटो दिया हुआ है, बुक में भी आप लोगों को मिलेगा। सब मॉडल से इसी टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए पहले से ही दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पिक्चर टाइप से क्वेश्चन रहेगा, उसी से पूछा जाएगा। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, याद रखिए कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन या विस्थापन। देखिए 2 बार ऑप्शन दे दिया, यहाँ भी क्वेश्चन जो है बहुत गलत दिया हुआ है मॉडल सेट का क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अभ्यास करना है, पढ़ना है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमको ये नहीं देखना है कि क्या गलत दिया है, क्या सही दिया हुआ है, हमको गलत को भी सही करके पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑप्शन एक ही दिया हुआ, विस्थापन ना, कह रहा है इसी तरह में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो संयोजन, वियोजन या विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हो रहा है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश में ही अभिक्रिया होता है, घटित होता है और 2 भागों में टूटता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 में, कह रहा है कि शरीर में, अब यहां से ध्यान से देखिए, अब यहां से आपको बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, बायो स्टार्ट हो गया, बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। बहुत आसान है, इसमें कहां से आएगा, तो चैप्टर नंबर 6 से आएगा, जय प्रक्रम से आएगा, ठीक है। इसके बाद जीव जनन करते हैं, जनन चैप्टर से आएगा ना, ये ध्यान में रखना है। और एक और चैप्टर है आप लोगों को ऊर्जा का स्रोत, उससे आएगा। तो 27 में कह रहा है शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जय प्रक्रम में होती है। कह रहा है कि जो अभी हम लोग खाना खाते हैं इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है ना, और निकालने की प्रक्रिया किस जय प्रक्रम में होती है, पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में या संवहन में। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता भी होगा कि किस में होगा भाई। तो पोषण में तो हम लोग भोजन करते हैं, श्वसन में तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उत्सर्जन में करते हैं, उत्सर्जन में हम लोग क्या करते हैं, शरीर से जितना भी बेकार पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, यानी कि उत्सर्जन इस ऑप्शन जो है सही होगा। आकाश में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है, तो जल। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। 28 नंबर के क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग चलते हैं और 29 में दिया हुआ है कि अमीबा किस प्रकार का पोषण
होता है। करा कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम भोजी पोषण। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अमीबा भले एक कोशिकीय जीव है लेकिन हम लोग तरी ही वो भोजन ग्रहण करता है, भले उसका मुंह नहीं है लेकिन कुछ उत्पादों की मदद से करता है, लेकिन अमीबा में भी प्राणी समभोजी माने पोषण होता है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आगे आते हैं, देखिए यहाँ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखिए हम लोगों को मुंह में यानी कि पाचन जो प्रक्रिया होता है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, उसमें लार में ही एग्जाम पाया जाता है। उस एग्जाम का नाम यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि कौन सा एग्जाम पाया जाता है, तो देखिए टाइलिन एग्जाम पाया जाता है। कौन सा एग्जाम पाया जाता है, टाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा विखंडन कहाँ होता है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 31 न, कह रहा है कोशिका द्रव्य में, फेफड़ा में, वायु कुपका में या माइक्रोकुंडिया में। याद रखिए कि माइक्रोकुंडिया में होता है, ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो माइक्रोकुंडिया में होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखना है। बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पौधों में कह रहा है पेड़ पौधा में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो भोजन पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ जो बन जाता है पौधे में, उसका संवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम जरूर याद रखना है कि दोनों क्या करता है ना, इसका भी आंसर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कह रहा है किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, कह रहा है कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। अब देखिए यहाँ जनन चैप्टर से आपका आ गया, तो पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण। तो यहाँ पर जनन, अगर पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखना है कोई भी जाति के लिए तो जनन आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो आगे जो है वंशज तैयार ही नहीं होंगे, आगे का वंश चलेगा ही नहीं, इसलिए इसको बनाने रखने के लिए जनन आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर भी एक चित्र दिया हुआ है ना, कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, कह रहा है किस प्रकार के जनन को यह दर्शा रहा है। तो याद रखिए 34 नंबर, कितना नंबर, 34 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कौन सा जनन, मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनर्भोधन। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये अपना बुक में देखिएगा। इस टाइप से अगर विखंडन माने जनन होता है, ऐसे टूटा, या देखिए एक से या 3 टूटा, 3 ये अलग अलग हो गया, तो इसको होता है पुनर्भेदन ना, ये प्रक्रिया जनन का दिखाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो क्वेश्चन नंबर 35 में, कह रहा है कि परागकण एवं पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 ना, क्वेश्चन नंबर कितना, 35 में याद रखना है कि निषेचन कहलाएगा कि परागण या अवकरण या संलयन। तो इस चैप्टर को आप बढ़िया समझिएगा तो बिल्कुल ऐसे याद हो गया होगा आप लोगों को, परागण कहलाएगा, यानी कि परागण ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है, माँ के पेट में जो बच्चा जो पलता है तो उसका पोषण कैसे मिलता है, माने किसके द्वारा मिलता है। याद रखिए, कह रहा प्लेसेटा या डिवाहनी या गिरवा या अंडाशय। याद रखना है कि ये वाला ऑप्शन जो है 36 नंबर जो है आपका सही होगा, ए। कौन सही होगा, ए, प्लेसेटा कहते हैं, या एक और नाम है इसका भी माइंड में मेरा नहीं आ रहा है, उसको भी याद रखिएगा कि 2 तरह से इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता। देखिए ये जो चैप्टर आ गया ऊर्जा के स्रोत से आ गया है ना, तो कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता, वह तेजी से जलता हो। अरे तेजी से जलेगा तुरंत खत्म ना हो जाएगा, उसमें स्वयं आग लग जाए, वैसा हम लोग ऊर्जा का उपयोग करेंगे कि स्वयं आग लग जाए तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, ये भी सही नहीं है। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, हाँ बात सही है, बहुत ज्यादा काम करे, थोड़ा सा में भी बहुत ज्यादा उसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, कह रहा है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम में कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब उसका उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, किसका, पवन की चाल, तब जाकर के हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम पूछ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त ऊर्जा स्रोत है। समाप्त ऊर्जा स्रोत मतलब कि समाप्त होने वाला है
ना, मतलब उसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, समाप्त हो जाएगा, आज न कल समाप्त होने वाला है। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यह हमको सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कोयला। तो देखिए यहाँ पर कोयला जो है, आप लोग देख रहे होंगे ट्रेन जाता है यहाँ से वहां, झारखंड से तो सबसे ज्यादा कोयला का सप्लाई होता है, सबसे ज्यादा झारखंड में ही पाया जाता है। लेकिन यह कोयला जो है, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, यानी कि आज न कल समाप्त होने वाला ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फास्ट। करा कि प्राक कोश में होते हैं, प्राक कोश में होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान से देखना है कि प्राक कोश में क्या होते हैं, बादल, अंडाशय, अंडक या प्राक्कण। याद रखिए कि प्राक्कण होते हैं। क्या होते हैं, प्राक्कण। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपको अगर विज्ञान में अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर पूछा जाएगा तो मात्र 10 से 15 मिनट में जरूर बना लीजिएगा। आप टोटल क्वेश्चन को, पांचों सेट को माइंड में सेटअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोगों को सेट नंबर 1 का हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आप उसको भी देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मैट्रिक के विद्यार्थियों तक, ताकि सभी को लाभ उठा सके और हर क्वेश्चन को, हर सेट को आप पूरा रट जाइए, याद कर लीजिए। और मेरा विज्ञान का इस सेट के अलावा भी ना और क्वेश्चन हम बहुत सारा सेटअप किए हैं। आप मेरा जो मॉडल सेट है, एक हम गेस्ट पेपर भी निकालते हैं, श्री साईं मॉडल सेट, जो बहुत जल्द जारी होने वाला है, आप उसको भी पढ़िए। आप जहां कहीं भी होंगे आप हमसे उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टोटल मॉडल सेट का पांचों क्या 6 विषय का मॉडल सेट हम मात्र 10 से 15 पेज में उसका पीडीएफ बना करके बहुत जल्द, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर जारी करने वाले हैं। आप उसको पूरा पढ़िए, याद करिए, रट जाइए। आप उसको आराम से परीक्षा में जब बैठिएगा तो 10 मिनट 20 मिनट में, हार्डली 25 मिनट में हर विषय का आप सोल्यूशन आराम से कर लीजिएगा। अब आप लोग दिन रात एकदम लग जाइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। जहां दिक्कत होता है तुरंत मेरा 9608535403 पर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। हम आप लोगों के लिए 24 घंटा आप लोगों को तैयार हैं। बस आप लोगों से हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहिए। इसलिए हम आप लोगों के साथ दिन रात हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो जो सेट नंबर 3 का है, बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं। इसी तरह से 6 सब्जेक्ट का ना, चाहे वो संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, सबका हम वीडियो बना करके अपलोड करने वाले हैं। तो बस मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इसको मैट्रिक तक के विद्यार्थियों तक, अपने भाइयों बहनों तक, जो भी मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं वहां तक शेयर कीजिए ना। आपको बहुत जल्द हम पीडीएफ इसका देने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।